नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं डॉक्टर विवेक पाठक इस समय खड़ा हूं रांची के राजभवन पर वहां जहां धरना स्थल है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एएनएम, जीएनएम, एनआरएचएम अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों का धरना चल रहा है। आज यहाँ काफी विशाल संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और आज इन्होंने आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ ये हवन सामग्री आपको दिख रही है। यहाँ हवन किया गया था। हवन इसलिए किया गया था क्योंकि इनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इनका कहना है कि इन्हें जल्द से जल्द समायोजित किया जाए, नियमित किया जाए और इसके लिए उन्होंने कई सारे बैनर भी लगा रखे हैं। आइए आपको एक बैनर दिखाते हैं। एक बैनर है जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा है, मुख्यमंत्री जी हम उग्रवादी नहीं, स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मी हैं। कारण क्या है? इन्होंने साफ लिखा है, अगर ये उग्रवादी होते तो क्या होता। सबसे बड़ी बात, अगर ये उग्रवादी होते तो क्या होता? सरेंडर करने पर 15 लाख रुपए इन्हें मिलते। दूसरी चीज, स्थायी नौकरी मिलती और साथ में जमीन भी मिलती मुख्य धारा में वापस लौटने के लिए। लेकिन ये तो बेचारे स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए अनुबंध चिकित्सा कर्मी है। इनकी गलती बस ये है कि इन्होंने सिर्फ लोगों को सही चिकित्सा, सही स्वास्थ्य देने का बीड़ा उठाया। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर हेमंत सरकार का घोषणा पत्र भी लगा रखा है और पूछा है हेमंत सरकार से, क्या हुआ तेरा वादा। एक गाना था ना, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो हेमंत सरकार ने, आइए जरा उधर चलते हुए बात करते हैं। तो इन्होंने पहला लाइन ये लिखा है, क्या हुआ तेरा वादा। गाना कुछ ऐसा था कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। क्योंकि हेमंत सरकार ने सरकार बनने के पहले इनसे वादा किया था कि 3 महीनों के अंदर, ध्यान दीजिएगा, 3 महीने के अंदर कोई भी अनुबंध कर्मी नहीं रहेगा, स्थायी हो जाएगा। सवाल तो बनता है, क्या हुआ तेरा वादा। आगे की बात लिखी नहीं है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुझे। मतलब इनसे किए गए वादे को उस दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, मतलब हेमंत सरकार का आखिरी दिन होगा। ये पूरा इनको लिखना चाहिए था। आप लोगों ने लाइन लिखा है, क्या हुआ तेरा वादा। गाना है पूरा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुझे, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो भूल गए हेमंत जी आप लोगों के साथ किया गया वादा। तो वो दिन उनका आखिरी दिन, उनका नहीं, सरकार का आखिरी दिन क्यों नहीं हुआ? नहीं, सरकार का तो नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का लगता है कि जरूर हो जाएगा। क्योंकि आज 16 तारीख से और 16 साल से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। उन्होंने वादा तो किया था, हम लोग उन वादों को बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना वादा याद करें और उसे पूरा करें। आप लोग जब से इस काम में लगे हैं, एक लक्ष्य आपका रहा है सेवा सर्वोपरि। किसी भी तरीके से कोई भी आता है आपके पास, उसको स्वास्थ्य सुविधा देना। आज सरकार की उदासीनता के कारण स्वास्थ्य सेवा को एक तरीके से लगता है लकवा मार गया है। ऐसा है क्या? लग ही रहा है। ऐसा है कि हम लोग तो मानवता के नाते भी यहाँ पर बैठकर भी हम लोग अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। कल भी हम लोग बीपी और शुगर का जांच करेंगे। 23 तारीख को हम लोग स्वैच्छिक रूप से अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ और एएनएम जीएनएम संघ हम लोग यहाँ पर स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करेंगे और उसके ठीक अगले दिन आपने आमरण अनशन की घोषणा कर रखी है। रक्तदान भी करेंगे और आमरण अनशन भी। कैसे शरीर झेलेगा? बस वही तो शरीर सरकार देखे। एक दिन भी मैं पूछती हूँ हेमंत दा से, क्या वो एक दिन भी 16,000 की नौकरी में हम 1 महीना जीते हैं, क्या वो एक दिन भी 16,000 की नौकरी में जी कर दिखाएं? तो मैं बोलूंगी कि हाँ, देखिए वो सरकार है, कैसे चला रहे हैं। हम एक दिन भी अगर वो चला कर दिखा दे अपना घर गृहस्थी 16,000 में, तो मैं समझूंगी कि हाँ, हम लोग उनसे मांग नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दिन चला कर दिखा दे वो। आज के समय में कहा जाता है कि 16,000 में एक गरीब परिवार का भी भरण पोषण नहीं हो सकता। यहाँ तक कि न्यूनतम वेतन के हिसाब से भी 16,000 कहीं मायने नहीं रखता। तो ये जो समस्या आपकी है, इस सरकार में तो है ही, पिछली सरकार में भी रही होगी।
निसंदेह रही है, क्योंकि हम लोग बार बार सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन हम लोग हेमंत दास से इसलिए उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे ही बहन भाइयों को 2014 में नियमित किया था। तो ये एक बड़ी बात है, 2014 में इनके कुछ साथियों को नियमित किया गया था, लेकिन इनके साथ किया गया 3 महीने का वादा। ध्यान दीजिएगा, 3 महीने की बात थी, 3 महीने बाद कोई भी अनुबंध पर नहीं रहेगा, स्थायी होगा। 3 महीने तो बीत गए, जाने कब के 3 साल भी पार हो गया। अब तो चौथे साल में घुस चुके हैं और अगले साल हेमंत सरकार रहेगी या जाएगी, उसमें बड़ी भूमिका ये लोग भी निभाने वाले हैं। क्या लगता है, आप लोग निभाएंगे भूमिका, सरकार रहेगी या जाएगी उसमें? निश्चित रूप से उनको लाने में हम लोग का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हम लोग 12,500 कर्मी हैं और 12,500 में कम से कम 50,000 से 75,000 तो हमारी ही आबादी होगी उनको यहाँ तक लाने में। मैं इस एक क्वेश्चन में इस बात में हाँ, मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। आप थोड़ा और इधर आ जाइए। आप जो क्वेश्चन किया ना, हाँ। क्वेश्चन का मैं सटीक जवाब हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, आप जो कह रहे थे उसको पूरा कीजिए। हम लोग यहाँ 12,500 कर्मी हैं पूरे झारखंड में। 12,500 का कम से कम उनका अपना परिवार भी होगा तो 50,000 से ज्यादा होगा निसंदेह, क्योंकि हम लोग 12,500 तो कर्मी ही हैं, उनके फैमिली वाले भी तो है ना साथ में। तो सरकार ये सोचे कि एक बार उन्होंने, हम लोग तो छले गए उनके द्वारा, हम लोग भ्रमित किए गए कि आप हमें वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस बार तो सोचना होगा उन्हें भी कि हम लोग को नियमित करे कि ना करे। ठीक है, इस बार सोचना पड़ेगा नियमित किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि यदि इनके साथ छलावा हो रहा है तो ये कुछ नहीं तो कम से कम 50-60 हजार वोट पर तो असर जरूर पड़ने वाला है। एक हमारी बहन यहाँ पर कुछ और कहना चाह रही थी, आप भी कुछ बता रही थी, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, आप कुछ बता रही थी जो हमने सवाल किया था उस पर। जी, मतलब इनके सरकार बनाने में हमारी भागीदारी वो मैं बताना चाहती हूँ सरकार को। निश्चित तौर पे हम तो वोट उनको देते ही हैं, लेकिन उसमें भागीदारी हम अपना बता देते हैं कि वहां पर हमारी ड्यूटी लगी होती है, जहाँ पे वोट बूथ होती है वहां पे बूथ पर हमारी ड्यूटी लगी हुई होती है। अगर हमें बता दीजिए, स्वास्थ्य कर्मी अगर वहां ना हो और जो वोटर आते हैं हमारे पे वोट देने के लिए, उनको अगर किसी प्रकार की तकलीफ होती है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो क्या वोट पड़ पाएगी, गिर पाएगी वोट? हरगिज नहीं हो पाएगी, खतरा हो जाएगा। बिल्कुल। वहां पे एम्बुलेंस भी नहीं होती है, एम्बुलेंस भी वहां नहीं होती है, वहां एम्बुलेंस का काम हम करते हैं। एम्बुलेंस में जो काम होना है, टोटल हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल है वो हम वहां पे निभाते हैं। तो ये निश्चित तौर पे हम कहना चाहेंगे कि हम आपको सरकार बनाने में पूरी भागीदारी निभाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए और इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमें आप नियमित कीजिए। हम इस चीज को जानते हैं, मानते हैं, हम आपकी इच्छा शक्ति है हमें करने में, लेकिन हो सकती है कहीं मजबूरियां होंगी उनकी, हो सकती है विभाग में मजबूरियां होंगी, हो सकते हैं उनके ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनके साथ कुछ मजबूरियां होंगी। कहा जाता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हेमंत दा बेवफा निकल गए, आपके साथ किया गया वादा अब तक पूरा नहीं किया, तो मजबूरियां क्या हो सकती हैं? मजबूरियां उनकी बहुत सारी हो सकती है, वो हमें बता नहीं सकते, एक पिता है हो सकता नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति हो तो वो मजबूरियां खत्म हो सकती हैं। आपके विभागीय मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान बन्ना गुप्ता, कहा जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री को ये सब देखना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से अब तक कोई पहल होती हुई दिख रही है? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं ये बहुत ही दुर्भाग्य और दुखपूर्ण कहूंगी कि उनके द्वारा जो निकाला गया पीत पत्र है उन पर तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद को कोरोना वॉरियर कहते हुए खुद को इनाम दिलवा दिया था, किसके बदौलत? कोरोना वॉरियर्स जो आप अपने आप को कहला रहे हैं, किसके बदौलत? आपने किसका नेजल टेस्ट किया था? आपने किसको वैक्सीनेशन दिया? हमारे बगैर पॉसिबल ही नहीं है। बन्ना जी, ये सवाल तो बनता है, आपने कितनों का टेस्ट किया, कितनों को आपने वैक्सीन दिया और कितनों का इलाज किया कोरोना काल के दौरान? ये प्रश्न तो हमारी ये बहन ही नहीं, मैं भी पूछ रहा हूं। सोचने वाली बात है, आप क्या कर रहे थे, कोरोना वॉरियर किस आधार पर बने थे, ये बड़ा प्रश्न है। आपसे मिलेंगे तो आपसे ये बात पूछेंगे जरूर। हाँ, आगे बोलिए।
जी, और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये सरकार है, हमें उम्मीदें हैं ये हमें नियमित करेंगे। 2 साल अभी बाकी है, 2 साल में आप अपना जलवा दिखा दीजिए, मैं यही विश्वास करती हूँ। और एक बात कहना चाहती हूँ, पिछली सरकार में उन्होंने भी हमारा काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं छूट गया, और एक वो किए थे, कहीं ऐसा ना हो। मैं ये कहना चाहती हूँ, कहना नहीं, बड़ी शर्म की बात है, लेकिन फिर भी इस मीडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं बोलती हूँ कि उस समय आपने, दुख है मुझे उस सरकार से भी कि आपने हमारा काम नहीं किया। और किनका काम किया आपने? एक नक्सलियों का। तो हमें यह मजबूर ना करें, क्योंकि अभी वही मैंने दिखाया वहाँ की, यदि नक्सली होते तो 15 लाख रुपए मिलते, जमीन मिलता, और नौकरी मिलती, तो क्या नौकरी लेने के लिए हमें नक्सली बनने पर मजबूर कर रहे हैं? 15 लाख मतलब नक्सलियों का लाइफ आपसे बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें मजबूर ना करे, मजबूर ना करें, मजबूर हम होंगे भी नहीं, क्योंकि हमने प्रण लिया है देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा का लिया है प्रण, इसलिए नहीं छोड़ेंगे रण। ये बड़ी बात है। आइए, एक भाई साहब भी हमारे साथ हैं, आइए इनसे भी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा ही गंभीर है, छोटा मोटा मामला नहीं है। देखिए, ये सारे यहाँ बैठ जाएंगे ना, अधिक समय की बात नहीं है। आज चौथा दिन है, बहुत जल्दी वो दिन आ जाएगा जब जनता त्राही त्राही, परेशानियां तो शुरू हो गई है, त्राहिमाम मच जाएगा। लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं, कान और आंखें शायद महात्मा गांधी के 3 बंदरों में से 2 बंदर जो थे ना, वैसा हो गया है। आइए भाई साहब, आप बताइए, क्या लगता है ये सरकार अंधी, गूंगी, बहरी, इन तीनों में से क्या लग रहा है, किस दिशा में जा रही है? ये तीनों ही दिशा में जा रही है। ये ना हमें देख रही है, ना सुन रही है, ना हमारे लिए कुछ कर रही है। हाँ, उन्होंने तो हमारा स्वर्णिम युग जो होता है, हमारा समय तो ले लिया है, अब जीवन लेने पे तुले हैं। अब जीवन लेने पर तुले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जीवन उन्हीं के हाथों में है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं करते हैं तो हमारा जीवन ही लेना हुआ ना। सारे लोग, हम लोग, तो ये जो आप लोग का धरना और आज मैंने देखा हवन किया गया था, इससे क्या उम्मीद लगती है कि सरकार के कानों पर जू रेंगेगी या कान में तेल डला रह जाएगा? यही प्रार्थना किया है हमने ईश्वर से, और ये हवन ईश्वर को जगाने से ज्यादा सरकार को जगाने के लिए था ये हवन। उम्मीद है कि इन तरफ ध्यान आकृष्ट होगा, हमारी तरफ ध्यान आएगा उनका, ऐसी उम्मीद है हमारी। ठीक है, तो कहते हैं ना, भक्ति भाव से भगवान भी मिल जाते हैं और बातों को सुन लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। और एक सदस्य है हमारे साथ, आप क्या कहेंगी? आप लोगों को चौथा दिन हो गया, अभी क्या स्थिति है? अभी की स्थिति तो देख ही रहे हैं कि चौथा दिन भी वही स्थिति बनी हुई है जो पहले दिन थी। पहले दिन भी हमने महीना दिन पहले ज्ञापन सौंपा था, लेकिन वो कहीं चले गए, उनका टूर प्रोग्राम बन गया। और आज चौथा दिन है, क्या वो टूर प्रोग्राम से लौटे ही नहीं है? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घूम रहा हूँ या खतियान जोहार यात्रा कर रहा हूँ? तो ये खतियान यात्रा जोहार यात्रा किसके लिए कर रहा हूँ? जब हमारी जनता रोड पे बैठी है, उन जमीनों का क्या होगा? इतने पारा मेडिकल कर्मी, इतने स्वास्थ्य कर्मी अगर आमरण अनशन करके कोई ऊपर चले जाएंगे, अगर हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, तो जमीनी खतियान यात्रा का क्या होगा? वो खतियान और जमीन में कौन रहेगा, कौन बचेगा? जीवन ही चला जाएगा तो खतियान यात्रा का क्या लाभ, किसके लिए? जनता जब होती है तब सरकार होती है, सरकार तो रह जाएगी, जनता जब नहीं रहेगी। भाई देखिए, सीधी सी बात है, चिकित्सा कर्मी यहाँ बैठे हैं, जनता अस्पताल जाएगी, चिकित्सा नहीं मिलेगी, जनता का क्या हाल होगा पता है। और ये भी आमरण अनशन करके, भगवान न करे यदि कुछ हो गया तो न जनता रही, न चिकित्सा देने वाले रहे, तो राज किस पर करेंगे? हेमंत बाबू, छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए और बात करते हैं। इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी यहां मैं थोड़ा बैठ जाता हूं। जोर जुल्म के दिखाइए, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। यही तो समझना चाहिए हेमंत सरकार को, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त हमारा है।
तो हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति जायसवाल है। प्रीति जी, आज हमने देखा यहाँ पर हवन किया गया था, हवन से क्या उम्मीद लग रही है, आंखें खुलेंगी? देखिए, हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया है कि भगवान उनके सामने होते हुए भी हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही है, तो हमने उनसे प्रार्थना किया कि भगवान आप उनको सद्बुद्धि दें कि हमारी मांगों को वो समझ पाए कि हमने कोई नाजायज बात को नहीं रखा है। हम लोग और उन्होंने जो बात कही थी वही चीज आप लोग शायद मांग रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने ही कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर हम सबको अनुबंध नाम का हम अपनी सरकार में कभी भी ऐसा नाम नहीं रहने देंगे। लेकिन हम लोगों के साथ इतना छलावा हुआ है कि 16 साल हम लोगों का काम करते करते दिन बीत गया, लेकिन अभी तक उस बहल पे कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है। हमारे साथ तो कुछ भी सुनवाई नहीं। देख लीजिए, 16 साल हो गए हैं, लेकिन कहते हैं ना 16 साल में एक बच्चा तरुण हो जाता है, बोर्ड की परीक्षा दे देता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आगे बोलिए। हम लोगों ने हम लोग पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी और पा सकते थे, लेकिन हम लोग जितनी भी एनएम जीएनएम यहाँ पे या फिर जितने भी लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट या और भी कर्मी हम लोग धरना पे बैठे हैं, हम लोगों ने इसको चुना क्योंकि हम लोगों के अंदर एक ये भाव था कि नहीं, हम लोगों को जन स्वास्थ्य सेवा देना है। नहीं तो हम लोगों की पढ़ाई ऐसी थी कि हम लोग और भी दूसरे विभाग में जा सकते थे, लेकिन हम लोगों को नहीं पता था कि आज हम लोगों को भविष्य में जाकर के ऐसा बैठना पड़ेगा। आज हम लोगों का जो गोल्डन पीरियड है वो बीत चुका है, ना हम अब किसी विभाग में भर्ती हो सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं और ना हमारी पढ़ाई हो सकती है। हमारे साथ मेरा दुमका जिला सरैया सेसी है, उसमें 4 एएनएम ऐसी है जिनका 60 साल लगभग पूरा होने वाला है। उनके लिए क्या सरकार सोच रही है? 60 साल में तो रिटायरमेंट हो जाता है, वो अपना स्वास्थ्य सेवा देते देते 60 साल बिता चुकी है। उन लोगों को देख के हम लोगों को बुरा लगता है, पर सरकार को कुछ भी नहीं है। आज नया नया प्रोग्राम आ रहा है, कुष्ठ खोज अभियान, निक्षय मित्र बनने के लिए। अरे आप टीबी मरीज को आप कह रहे हैं कि उनको प्रोग्राम में आप गोद लेना चाहते हैं कि हम लोग एक आदमी एक टीबी मरीज का एक संकल्प लें कि उनको ठीक करना है। आपको टीबी मरीजों की चिंता है, लेकिन जो टीबी मरीज को ठीक करेंगे आपको हमारी चिंता नहीं है। जो हाल कोरोना के समय हुआ वही हालत इस समय फिर हो रही है उस टीबी मरीजों के साथ। बिल्कुल, हमारे परिवार ने उस समय, हम सबके परिवारों ने सहमति दी कि नहीं तुम लोग इस जगह पे हो, तुमको स्वास्थ्य सेवा देना चाहिए। तभी हम लोगों ने आकर के जितने भी कोरोना मरीज थे उन लोगों को बिल्कुल उन हद तक जाकर के सेवा दिया। उस समय आप कहाँ थे? उस समय आप लोगों को लगना चाहिए एक इंसान घर पे दुबका पड़ा था, लेकिन हम लोग जितने भी पारा चिकित्सा कर्मी है सब कोई अपने अपने संस्थान पे सेवा दे रहे थे, अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार से दूर। उस समय हमारे जान माल का किसी को, हम लोगों को कोई चिंता नहीं था कि हम लोगों का जो होगा होगा, लेकिन हम लोगों को इंसानों को ठीक करना है। पर हमारे मतलब जो कार्य है, जो भी हम लोगों ने किया, उसका कुछ भी सफल परिणाम हम लोगों को नहीं मिला। कुछ भी सफल परिणाम नहीं मिला, एक बड़ी बात है। हेमंत बाबू, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, और बन्ना जी आप भी एक बात जान लीजिए, कोरोना वॉरियर का खिताब तो आपने पा लिया, हासिल कर लिया, लेकिन जो वास्तव में कोरोना वॉरियर्स हैं, जो यहाँ बैठे हुए ना फ्रंटलाइन वॉरियर्स, इन्होंने जान की बाजी लगा दी थी, जान पर खेलकर लोगों को या तो स्वस्थ किया। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनके सदस्य, जिन्होंने अपने सदस्यों को खो दिया, यही लोग थे वो जिन्होंने उन लोगों को अंतिम संस्कार तक भेजने की व्यवस्था की, सब कुछ किया। लेकिन उस समय लोग घरों में डूबते हुए थे। मुझे ध्यान है, मैं खुद जानता हूं, पत्रकारिता के साथ ही आपको मैं बता दूं, आपको ध्यान होगा, मैं खुद एक चिकित्सक हूं और उस दौर में मैं स्वयं रोगियों के इलाज के लिए जाया करता था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया हुआ नहीं देखा गया जिसमें इन लोगों के लिए। अभी एक बहन ने मुझे बातचीत में जानकारी दी कि 1 महीने के लिए प्रोत्साहन राशि मिली थी। 1 महीने की मिली थी, सिर्फ 1 महीने के लिए। हाँ, तो 1 महीने कोरोना काल का असर 2 महीने पूरा 2 वर्ष पूरा रहा और तीसरे वर्ष भी उसकी छाप रही। 1 महीने की बात यदि करते हैं, क्या 1 महीने की सैलरी, आप मुख्यमंत्री हैं, सैलरी बड़ी होती है, 1 महीने की सैलरी में क्या आप 3 साल चला सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। अब इसके बाद भी यदि आपकी आंखें ना खुले तो बस, एक भाई साहब ने कहा था ना, बापू के 3 बंदर, तीनों चीजें लागू हो रही है। हम भी वही कहेंगे कि आपने
आंखों को तो बंद कर लिया, कान रहते हुए कान आपके बंद है, मुंह जो काम करने के लिए होता है, आदेश देने के लिए, वो तो शायद कहां चला गया, मुंह छिपा कर आप भाग रहे हैं, यही कहा जाएगा। आज के इस विशेष अंक में मैं यहीं पर अपनी रिपोर्ट को रोकूंगा और उम्मीद करता हूं कि इन बातों का कुछ न कुछ असर आप पर और आपके विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी पर जरूर होगा। रांची के राजभवन के पास मौजूद धरना स्थल से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।